बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बोन ट्यूमर्स और ट्यूमर लाइक लीजन्स को कवर करने वाले हैं। किसी भी जगह के जो ट्यूमर्स होते हैं उसको दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है कि वो ट्यूमर इसी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, लोकलाइज्ड है, और सेकेंडरी का मतलब है ये ट्यूमर कहीं और से आया है, डैट मीन्स कि ये मेटास्टैटिक है। तो जो बोन्स के प्राइमरी ट्यूमर होते हैं वो रिलेटिवली रेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी ट्यूमर जो रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होते हैं। ओके, तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, इस जो टॉपिक है इसमें आपने बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़नी है, और जो ये वाला टेबल है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, बोन्स के ट्यूमर को दो तरह के डिवाइड करते हैं, ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा कुछ हिमेटोपोइटिक ट्यूमर्स भी होते हैं। हिमेटोपोइटिक ट्यूमर्स में जैसे लाइक आप मल्टीपल माइलोमा वगैरह पढ़ते हैं, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन बोन्स के जो प्राइमरी ट्यूमर्स हैं हमने वो पढ़नी है जो कि नॉन हिमेटोपोइटिक होती है, और कुछ एक आधा मेटास्टेटिक भी होती है। अब जो नॉन हिमेटोपोइटिक प्राइमरी बोन ट्यूमर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन कि किस जगह से निकलते हैं या फिर वो कौन सा टिश्यू बनाते हैं, हम उसको चार में डिवाइड कर देते हैं: कार्टिलेज फॉर्मिंग, बोन फॉर्मिंग, अननोन ओरिजिन और नोटोकॉर्डल। कि अगर वो कार्टिलेज बनाएंगे, आपको पता है कि जो बोन होती है वैसे ही नहीं बनती, बल्कि वो कार्टिलेज के फ्रेमवर्क से बनती होती है। पहले कार्टिलेज का सांचा होता है, उससे बोन बनती होती है। फिर कुछ बोन फॉर्मिंग लीजन्स होती है, यानी किसी को ऐसे ट्यूमर्स है जिन्होंने बोन्स बनानी है, और कुछ अननोन ओरिजिन है कि पता नहीं है कि कहाँ से निकली है, कुछ नोटोकॉर्ड से निकलते होते हैं। ओके, अब इन सबको आपने बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिवाइड कर देना है। ओके, तो जो बिनाइन होगा उसमें आखिर में ओमा आएगा, और जो मैलिग्नेंट होगा उसके आखिर में सार्कोमा आएगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर्स होती हैं तो इनका आखिर में सार्कोमा आएगा, कार्सिनोमा हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया, एक बात तो आपने ये रट्टा मार लेनी है। अब जो बिनाइन ट्यूमर्स है, कुछ में बिनाइन ट्यूमर्स दो हो गए, किसी में बिनाइन ट्यूमर्स चार हो जाएंगे, तो हम इस टेबल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ट्यूमर टाइप्स के बाद आ जाती है इनकी लोकेशन। अब बोन्स की आपने रट्टा मार लो कि बोन्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, बोन्स, सपोज ये बोन है तो बोन के मेनली हम दो में डिवाइड कर देते हैं। एक बोन का शैफ्ट होता है और एक बोन के एंड्स होते हैं, अपर और लोअर एंड्स होते हैं। जो इसका शैफ्ट होता है उसको डायफिसिस कहते हैं, और इसके जो एंड्स होते हैं, बोन्स के किनारे होते हैं, उसको एपीफाइसिस कहते हैं। अब एपीफाइसिस और डायफिसिस के दरमियान में ग्रोथ प्लेट होती है जो कि ग्रो करती है, तो उसको हम ग्रोथ प्लेट कह सकते हैं, एपीफिजियल रीजन, या उसको हम मोस्ट प्रोबेबली हम इसको कहते हैं मेटाफिजियल रीजन कहते हैं, क्योंकि जब ग्रोथ प्लेट खत्म हो जाती है तो फिर वो मेटाफिसिस कहलाती है। तो एपीफिसिस डायफिसिस के जंक्शन को हम मेटाफिसिस कहते हैं। ओके, तो जो ट्यूमर्स की लोकेशन है वो इन पॉइंट्स पे हो सकती है। ओके, कि ट्यूमर एपीफाइसिस पे, डायफिसिस पे है। याद करना कि एपीफिसिस, डायफिसिस, मेटाफिसिस ये हमेशा लॉन्ग बोन्स की होती है। तो एक और बात को रट्टा मार लेना कि जब भी ट्यूमर के स्टार्ट में वर्ड आ जाए ऑस्टियो, तो ऑस्टियो का मतलब है मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन। ऑस्टियो का मतलब आ जाए तो उसका मतलब मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, वो है ऑस्टियोब्लास्टोमा। ऑस्टियोब्लास्टोमा में ऑस्टियो आ रहा है लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम का इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एक बात तो आपने ये रट्टा मार लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करता है, बिनाइन ट्यूमर है, कार्टिलेज फॉर्मिंग है। इसके अलावा जो हमारा होगा ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा भी मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोसार्कोमा ये भी मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, खासतौर पर जो डिस्टल फीमर प्रॉक्सिमल टिबियल नी जॉइंट वाला रीजन है उसको इन्वॉल्व करते होते हैं। एक बात तो हमने रट्टा मार ली, ये वाली मेटाफिसिस को तो रट्टा मार लिया। मैंने ये कहा था कि एक एक्सेप्शन है वह ऑस्टियोब्लास्टोमा, ये स्पाइंस को इन्वॉल्व करता है, अब ये भी रट्टा मार लिया। अब आ जाती है कार्टिलेज के जो ट्यूमर्स होते हैं। अब कार्टिलेज के ट्यूमर में जो कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है, इसको रट्टा मार लो कि ये गिल्डल को इन्वॉल्व करता है, जी से रट्टा मार लो गिल्डल को। अब जो गिल्डल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गिल्डल होते हैं। तो जो पेक्टोरल गिल्डल है, शोल्डर और पेल्विक गिल्डल पेल्विस को इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया। जो कॉन्ट्रोमा होता है ये स्मॉल बोन्स को इन्वॉल्व करता है, हैंड और फीट की। ओके, इसके अलावा जो कॉन्ट्रोब्लास्टोमा है, इसके अलावा जॉइंट सेल ट्यूमर है, ये दोनों इन्वॉल्व करते हैं एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। ओके, जबकि डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन को इन्वॉल्व करने वाला एविंग सार्कोमा होता है। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको रट्टा मार लेना है। इसके अलावा एक और ट्यूमर भी होता है मैलिग्नेंट में जिसको बोलते हैं एडेमेंटिनोमा, वो टीबिया को इन्वॉल्व करता है। जबकि कॉर्डोमा वाला जो कि नोटोकॉर्डल ओरिजिन है, ये क्लाइवस और सैक्रम को इन्वॉल्व करता है। अच्छा, बोन्स के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मॉडुला के अंदर बोन मैरो वगैरह होती है जो कि आगे सेल्स को प्रोड्यूस करती होती है। ओके, तो हम इसके तरफ आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाती है, जो बोन के न्यूप्लाज्म होती है वो लॉन्ग बोन्स को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पाइंस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, स्पाइंस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका होता है ऑस्टियोब्लास्टोमा, ये वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा ABC होता है, वो लॉन्ग बोन्स और वर्टिब्रा दोनों को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि जो बोन्स होते हैं, ये जो बोन न्यूप्लाज्म होते हैं लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करते हैं लिम्स की। इसके अलावा इनकी स्पेसिफिक एज ग्रुप और एनाटॉमिकल साइट होती है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोसार्कोमा होता है, ये अडल्ट में ज़्यादा कॉमन होता है, ऑस्टियोसार्कोमा एडोलेसेंस में होता है, और ये नी जॉइंट वाले एरिया को इन्वॉल्व करता है। अभी हमने पढ़ा ऑस्टियोसार्कोमा मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन, खासतौर पर नी जॉइंट वाले एरिया को। लेकिन जो कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है, मैंने कहा था कि ये आपके
पेक्टोरल और पेल्विक गिल्डल को इन्वॉल्व करता होता है। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट होते हैं, वही सिम्टोमेटिक होते हैं। उनको आप इंसिडेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हड्डी टूटी तो आपने एक्सरे करा लिया और आपको पता लग गया कि कोई ट्यूमर है। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले ये साइन और सिम्टम बता रही है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो पेन प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर स्लो ग्रोइंग मैस प्रोड्यूस कर सकती है, या कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर प्रोड्यूस कर सकती है। अब इनकी लोकेशन को देखने के लिए और इनके फीचर्स को देखने के लिए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सके, तो आप दो चीज़ें करोगे। नंबर 1 रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग और नंबर 3 बायोप्सी। जो रेडियोलॉजी होती है वो स्क्रीनिंग के लिए, और जो बायोप्सी होती है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए होती है। तो ये आप इसके पॉइंट्स को देख लेना, डायग्नोसिस की चीज़ें बता रहे हैं, ऊपर हमने वो पढ़ लिया था। अब जो बोन के ट्यूमर्स हैं उनको इस तरह क्लासीफाई करती है कि वो किस टाइप के सेल टाइप्स या मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अच्छा, बोन्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, जिसका क्या बोलते हैं, ऑस्टियोइड बोलते हैं। ओके, लाइक अगर आप इस टॉपिक में आओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑस्टियोइड होता क्या है। अच्छा, बोन्स के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होती है। इसका एक अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स है जिसको ऑस्टियोइड कहते हैं, और इसका मिनरलाइज्ड कंपोनेंट होता है जिसमें हाइड्रोक्सीएपिटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो जो बोन के ट्यूमर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से सेल टाइप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर मैट्रिक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। हमने बोन्स के ट्यूमर को प्राइमरी, सेकेंडरी या हिमेटोपोइटिक और नॉन हिमेटोपोइटिक में इन्वॉल्व कर लिया। यानी जो प्राइमरी वाली है वो हिमेटोपोइटिक और नॉन हिमेटोपोइटिक है। तो जो नॉन हिमेटोपोइटिक है वो हमने यहाँ पे पढ़नी है। हिमेटोपोइटिक के अंदर मल्टीपल माइलोमा वगैरह आ जाता है। अब बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स है। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स ये वो ट्यूमर्स होती है जो या तो अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड प्रोड्यूस करेंगे या मिनरलाइज्ड वुवन बोन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो अनमिनरलाइज्ड या फिर मिनरलाइज्ड वुवन बोन। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। अब मैंने कहा था कि जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो दो है बोन फॉर्मिंग के, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा। दोनों बिनाइन ट्यूमर्स है जिनकी हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑलमोस्ट सेम है जो हमने यहाँ पे पढ़नी है। लेकिन अब इनके डिफरेंसेस क्या है। जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है 2 सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। दोनों सेम एरिया को इन्वॉल्व करते हैं, सेम ग्रुप को टारगेट करते हैं। 10 से लेकर 20 साल वाले इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। ओके, ठीक हो गया। और ख़ासतौर पर ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है ये हमारा मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व करता है। ओके, स्पाइंस को इन्वॉल्व करता है, खासतौर पर जो पोस्टीरियर लैमिनी होते हैं उनको इन्वॉल्व करता होता है। ओके, जो ऑस्टियोब्लास्टोमा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, जबकि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जो ऑस्टियोब्लास्टोमा पोस्टीरियर स्पाइंस को, लैमिनी पेडिकल्स को इन्वॉल्व करता है। अब इस केस में ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के अंदर जो रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन का मतलब जहाँ पे कैंसर होगा उसके सराउंड करने वाली बोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो यहाँ पे लीयंस है। ओके, ठीक हो गया। जो सेंट्रल वाली है रेडियो लूसेंट आपको नजर आ रही है। ठीक है, लीयंस को इंडिकेट कर रहा है। ये लीयन क्या है, अनमिनरलाइज्ड है। ठीक हो गया। फिर इसको सराउंड करने वाली रिएक्टिव बोन है, और रिएक्टिव बोन में कौन सी है, कॉर्टिकल रिएक्टिव बोन है। लेकिन जो रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन ऑस्टियोब्लास्ट में नहीं होती। इसके अलावा जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है इसका जो पेन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से होता है, जिसको आप एस्पिरिन से रिलीव कर सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा का पेन किसी और चीज़ से होता है और इसको एस्पिरिन से ठीक नहीं कर सकते। ऑस्टियोब्लास्टोमा के अंदर रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन, रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन फॉर्मेशन या रिएक्टिव कॉर्टिकल मैट्रिक्स नहीं होता। ओके, इसके अलावा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को ट्रीट करने के लिए आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा के अंदर आपको क्यूरेटेज करना पड़ेगा या फिर इन ब्लॉक या होल एक्सीजन करना पड़ेगा। तो उसका ट्रीटमेंट का भी डिफरेंस आ गया। तो ये 5 डिफरेंस बता दिया है, इसको कर लेना आप। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम है, हिस्टोलॉजिकल फीचर सेम है। क्या होगी, क्रॉस के अंदर ये राउंड टू ओवल के सेल की शेप भी वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको हेमरेजिक टीन मैस देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपी के लिए देखा जाए तो आपको इंटरकनेक्टेड ट्राइबिकुलर नजर आएगी। ओके, यहाँ पर लेकिन वो हेफाजटली होते हैं, रैंडम इंटरकनेक्टेड ट्राइबिकुली होगी, और वो किस चीज़ की होगी, वुवन बोन की होगी। और इनको जो रिम करने वाला, इनको जो सराउंड करने वाला जो सेल होगी वो होगी ऑस्टियोब्लास्ट होगी, और इनको सराउंड करने वाले लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसमें कैपिलरीज होती है। दोबारा बता दूं कि आपको क्या नजर आएगी, आपको ट्राइबिकुलर नजर आएगी। ट्राइबिकुलर को सराउंड करने वाली ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोब्लास्ट को सराउंड करने वाला लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब ऑस्टियोब्लास्टोमा और इसके अलावा जो उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑस्टियोसार्कोमा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा जूम कर दूं। ओके, ठीक है। तो जो ऑस्टियोब्लास्टोमा और ऑस्टियोइड सार्कोमा, अगर हम यहाँ पे आओ तो जो ऑस्टियोसार्कोमा आता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो जो ऑस्टियोब्लास्टोमा और ऑस्टियोसार्कोमा में क्या फर्क होता है, जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है इसका जो साइज होता है रिलेटिवली स्मॉल होता है। ओके, तो जो
साइज छोटा होगा, वेल डिफाइंड इनकैप्सुलेटेड मार्जिन्स हो गए और इसकी साइटोलॉजी बिनाइन होती है, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन रट्टा मार लेना कि क्या होती है, ये कब होती है, ऑस्टियाड ओस्टियोमा के अंदर होती है। तो असल में होती क्या है, ये न्यूप्लाज्म को सराउंड कर रही होती है, जो कि अनमिनरलाइज्ड होता है, रेडियोलूसेंट कोर को सराउंड कर रही होती है, लेकिन वो सेंटर से मिनरलाइज भी हो सकता है। लाइक अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको सेंट्रल मिनरलाइजेशन भी देखने को मिल सकती है। ओके, और इसके अलावा जो सराउंडिंग एरिया है वो आपको थोड़ा बहुत अनमिनरलाइज देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी नॉन हिमेटोपोइटिक कैंसर होता है, ठीक हो गया। अब इसकी बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाई मॉडल का मतलब होता है दो में आपको टारगेट करेगा, एक 20 साल से पहले और एक 20 साल के बाद। ओके, तो जो अडल्ट होगा, ओल्डर अडल्ट होंगे, वो किसी न किसी डिजीज़ की वजह से होगी। फॉर एग्जांपल पेजर डिजीज़ होगा, बोन इन्फाक्शन और इरेडिएशन है। तो जो अडल्ट होता है, जो अडल्ट में या एल्डरली पेशेंट में होता है, उसको सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, क्योंकि किसी सेकेंडरी पैथोलॉजी की वजह से होता है। ओके, ठीक है, इसको आप इस तरह से रट्टा मार सकते हो। और अगर हम आगे की तरफ चलते हैं कि जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है किसी भी हड्डी को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन ये मेनली इन्वॉल्व करता है मेटाफिजियल रीजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। खासतौर पर जो ऑस्टियोमा इन्वॉल्व कर रहा था, ये नी जॉइंट वाली एरिया को इन्वॉल्व करता है। नी जॉइंट के अंदर डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबिया आती है। ऑस्टियोसार्कोमा के क्लिनिकल फीचर में क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें भी पेन था ऑस्टियोब्लास्टोमा और ऑस्टियोमा में, लेकिन वह स्प्लीन से ठीक हो जाता है। तो इसमें पेन होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो गए। ओके, तो पहले बोन की डिस्ट्रक्शन आती है, फिर इसके बाद हम रेडियोग्राफी और बायोप्सी करते हैं। अगर हम रेडियोग्राफी के लिए करें, अच्छा उसके अंदर जो रेडियोग्राफी करी थी उसमें आपको क्या नज़र आता है, तो उसमें आपको क्या नज़र आता है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रेडियोग्राफी फाइंडिंग है और ये बायोप्सी फाइंडिंग है। ओके, मैं दिखा दूँ आपको। अच्छा, जो बायोप्सी फाइंडिंग है वो डिफरेंट है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग डिफरेंट है। अब उसके इसमें क्या था, उसमें आपको क्या नज़र आता है, उसमें आपको राउंड रेडियोलुसेंसी नज़र आती है। राउंड रेडियोलुसेंसी थी, ओके, जिसमें सेंट्रल मिनरलाइजेशन लियंस को रिप्रेजेंट करती है और ये कॉर्टिकल बोन फॉर्मेशन से सराउंडेड होता है। जबकि इसकी साइटोलॉजी के अंदर आपने रैंडम इंटरकनेक्टेड ट्राइबिकुले, वो भी किसके, वुवन बोन के, और उनको सराउंड करने वाला ऑस्टियोब्लास्ट और इंटर ट्राइबिकुलर स्पेस के अंदर वेस्कुलराइज लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस केस में रेडियोग्राफी फाइंडिंग करो तो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो ट्यूमर होगा वो इनलार्ज हुआ होगा, बढ़ रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव मिक्स्ड लिटिक और ब्लास्ट मैस देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव मिक्स्ड मैस और जिसके मार्जिन इनफिल्ट्रेटिंग हो गए, तो इसको रट्टा मार लो तो ये होगा। अच्छा, ये जो ट्यूमर्स होता है ये कॉर्टेक्स से ब्रेक थ्रू होता हुआ पेरियोस्टियम को लिफ्ट कर देगा। अब कॉर्टेक्स ये वाला पार्ट और पेरियोस्टियम कवरिंग होती है, तो जो ट्यूमर होता है वो कॉर्टेक्स को ब्रेक करता हुआ पेरियोस्टियम को उठा देगा, जिसकी वजह से एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, ठीक हो गया। जो ट्राइंगुलर शेडो होता है कॉर्टेक्स और रेस पेरियोस्टियल फोल्ड के दरमियान, तो उसको कोडमैन ट्राइंगल बोलते हैं और ये एग्रेसिव ट्यूमर को शो करता है और ये भी आपको रेडियोग्राफी में देखने को मिलेगा। इस केस में भी आपको रिएक्टिव पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ओके, उस केस में क्या था, उस केस में रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन फॉर्मेशन थी, यहाँ पे रिएक्टिव पेरिओस्टियल बोन फॉर्मेशन है। अच्छा, हम यहाँ से भी इनको रट्टा मार सकते हैं मॉर्फोलॉजी वगैरह से। दोनों के अंदर क्या होगा, कॉर्टिकल को इन्वॉल्व करता है। ओके, इंटरलेसिंग इंटरकनेक्टेड ट्राइबिकुले होती है किसके, वुवन बोन के। ओके, इसके अलावा जो ऑस्टियोसार्कोमा है ये मेडुला से एक्सटेंड करता हुआ कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से होता हुआ पेरिओस्टियम को लिफ्ट करेगा। तो क्या होता है, तो पेरियोस्टियम को लिफ्ट करने के बाद एक ट्राइंगुलर शैडो बनता है, जो ट्राइंगुलर शैडो कॉर्टेक्स और पेरियोस्टियम के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। इस ट्राइंगुलर शैडो को बोलते हैं कोडमैन ट्राइंगल और ये एग्रेसिव नेचर को शो करता है, रेडियोग्राफी में देखने को मिलता है। अच्छा, ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एडोलेसेंस में रिलेटिवली ज़्यादा होता है, अडल्ट में ज़्यादा होता है। हमने अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो इन तीनों की सिमिलर है बोन वालों की, वैसे रट्टा मान लो 10 से लेकर 20 तीनों में होती है, लेकिन इसकी बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, अडल्ट में भी होता है, खासतौर पर पेजर डिजीज, बोन इन्फेक्शन और प्रायर रेडिएशन की वजह से। ओके, तो जो ये ट्यूमर्स होता है या किसको इन्वॉल्व करते हैं, ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, जब ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पर सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है, तो जो ड्राइवर म्यूटेशन है, जिन्होंने कैंसर करवाना है, उनकी एक्यूमुलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ एक्वायर्ड जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी लाइक क्रोमोसोमल एबरेशन होती है। अब वो क्या क्या होती है, रट्टा मान लो रेटिनोब्लास्टोमा, P53 और इनके इनहिबिटर की म्यूटेशन हो जाती है। P53 का जो इनहिबिटर है वो MDM2 है, रेटिनोब्लास्टोमा का जो इनहिबिटर है वो CDK4 होता है। ओके, ठीक हो गया। और जो CDKN2A, इसको बोलते हैं INK4A। अब ये P16 और P14 प्रोड्यूस करता है, ये भी ट्यूमर सप्रेसर होते हैं। तो P53 को रट्टा मार लो, 16 और 14 को रट्टा मार लो और इनके इनहिबिटर को रट्टा मार लो। जो रेटिनोब्लास्टोमा वाली है कहते हैं कि ये स्पोरेडिक ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर होती है, इसको भी रट्टा मार देना। लेकिन जो P53 है ये जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, खासतौर पर ल्यूफ्रोमानी सिंड्रोम के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे ऑस्टियोसार्कोमा होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं CDKN2A।
ये इंक 4A को इंडिकेट करता है या प्रोड्यूस करता है या कोड करता है, वैसे इसका दूसरा नाम है। और ये P16 और P14 को कोड करेगा जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जबकि MDM2 CDK4 ये P53 रेटिनोब्लास्टोमा के इनहिबिटर है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये है ग्रे वाइट ट्यूमर है। तो पहले ग्रोथ पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हेमरेजिक और सिस्टिक डिजनरेशन है। हेमरेज तो उसमें भी थी, इसमें भी आ गया हेमरेजिक सिस्टिक डिजनरेशन। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख लो तो आपको शायद कुछ आसानी हो जाए। तो ट्यूमर का जो कलर है वो ग्रे वाइट या टेन कलर है, ठीक है, जो कि मेडुलरी कैविटी को पूरा भर चुका है, खासतौर पर मेटाफिसिस को भर गया है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये कॉर्टेक्स से जाता हुआ, अगर आप देखो कॉर्टेक्स को इन्फिल्ट्रेट करता हुआ पेरियोस्टम को लिफ्ट करेगा तो एक ट्राइंगल बनेगा, उसको बोलते हैं कोडमैन ट्राइंगल। और जो सॉफ्ट टिश्यू मैस होगा बोन के दूसरी साइड्स भी हो सकता है। ओके, तो जो ट्यूमर होता है वो कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ सॉफ्ट टिश्यू मैस प्रोड्यूस करेगा, यानी सॉफ्ट टिश्यू में मैस क्रिएट हो जाएगा, मेडुलरी किनाल में ग्रो करता है और हिमेटोपोइटिक मैरो को रिप्लेस कर जाएगा। जो ट्यूमर्स होते हैं जो कि एपिफिजियल प्लेट को पेनिट्रेट करते हैं, जॉइंट्स में एंटर हो जाते हैं, तो वो टेंडो लेगामेंटस स्ट्रक्चर से ग्रो करते हैं। ओके, अब ऑस्टियोसार्कोमा की अगर आप देखो, अच्छा यहाँ तक तो ये ग्रॉस थी। तो ग्रॉस में क्या रट्टा मारना है, बल्कि होती है, ग्रे वाइट ट्यूमर्स होती है, हेमरेजिक सिस्टिक डीजनरेशन होती है, आपको देखने को मिलती है। कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करके सॉफ्ट टिश्यू मैस बना लेगा। अगर आप यहाँ पे देखो आपको सॉफ्ट टिश्यू मैस नजर आ रहा होगा। ओके, इसके अलावा ये कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद सॉफ्ट टिश्यू मैस होगा, मेडुलरी किनाल के अंदर ग्रो करेगा एक्सटेंसिवली और हिमेटोपोइटिक मैरो को रिप्लेस कर जाएगा। अब जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है इसमें पिलियोमॉर्फिज्म है। पिलियोमॉर्फिज्म का मतलब है कि सेल का साइज और शेप वेरी करती है। हाइपरक्रोमेटिज्म यानी ये एनाप्लास्टिक फीचर बताना शुरू कर गया है। इसके अलावा आपको नेक्रोसिस, इंट्रावास्कुलर इन्वेजन भी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक तो मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है। अब आती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आप बायोप्सी लेते हैं तो बायोप्सी में क्या नजर आएगा आपको, बायोप्सी में आपको नजर आता है मैलिग्नेंट सेल है जिसके अंदर अनमिनरलाइज ऑस्टियोइड है या फिर मिनरलाइज बोन है। अब इसकी फीचर्स क्या होती है, फाइन है, लेस लाइक है। फाइन और लेस लाइक, रट्टा मार लो इस वर्ड को, फाइन और लेस लाइक पैटर्न ऑफ न्यूप्लास्टिक बोन या अनमिनरलाइज ऑस्टियोइड या मिनरलाइज बोन, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। FL फाइन लेस लाइक होता है। और जो न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं वो कार्टिलेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कार्टिलेज प्रोड्यूस करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्टिक ऑस्टियोसार्कोमा। अब क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जब इसका डायग्नोसिस होता है तब तक ये मेटास्टेसिस कर चुका होता है। तो इसका ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, अच्छा हमने ऑस्टियोब्लास्टोमा और इसके अलावा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा इनका ट्रीटमेंट पढ़ा था। तो जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होता है इसका ट्रीटमेंट होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है इसको आप क्यूरेटेज या एन ब्लॉक से रिमूव कर देते हैं। तो अब इसका क्या होगा, तो इस केस में आप न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करते हैं। न्यू का मतलब न्यू, एडजुवेंट का मतलब मिला के करते हैं सर्जरी, और इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो इसमें मेनली आपको कीमोथेरेपी वगैरह करनी होती है। अब जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है हिमेटोजिसमी सेपरेट करता होता है। अब ये टिश्यूज है, लंग्स, बोन वगैरह दूसरी बोन्स तक फैल जाता होता है। वैसे इसको देख लेना एक मरतबा। तो यहाँ पे आके बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स खत्म हो जाते हैं। अब है कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स। तो इसमें बिनाइन ऑस्टियोकॉन्ट्रोमा, कॉन्ट्रोमा, कॉन्ट्रोप्लास्टोमा, कॉन्ट्रोमिक्सोइड, फाइब्रोमा। मैंने ये बताया था कि जो ऑस्टियो आ जाएगा तो ये मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन है, जबकि कॉन्ट्रोमा है तो ये छोटी छोटी हड्डियों को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया। बाकी जो कॉन्ट्रोप्लास्टोमा और इसके अलावा आपका होता है जाइंट सेल वाला, ये एपिफिसिस को इन्वॉल्व करता है। अब जो कार्टिलेजिनस ट्यूमर्स होते हैं अब हम इनका पढ़ने वाले हैं। इस केस में क्या होगा, जो कार्टिलेज होता है, रट्टा मार लो सबसे कॉमन कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलिन या मिक्सोइड कार्टिलेज। लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज वाले ट्यूमर्स होते हैं वो रिलेटिवली कम देखने को मिलते हैं। अब बिनाइन कार्टिलेज ट्यूमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट कार्टिलेज ट्यूमर। तो इसमें चार बता दिया है। सबसे पहला ऑस्टियोकॉन्ट्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ट्रोमा का दूसरा नाम होता है एक्सोस्टोसिस, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। अब इसकी खास बात यह है कि जो कार्टिलेज होता है ये स्केलेटन से, हड्डी से जुड़ा हुआ होता है बाई बोन। ओके, किस तरह से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक स्टाक होगा और एक कैप होगी। जो इसकी जो स्टाक है, डंडी है, वो बोन से बनती है, लेकिन इसकी जो होता है कैप होती है वो कार्टिलेज से बनती है। लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा नजर आ रहा होगा जो कि डिस्टल फीमर से है। इसकी कैप होगी और इसके अलावा दूसरा जो इसका जो स्टाक है हड्डी होगी। लाइक अगर आप ये डायग्राम देखो तो उसका जो कैप है वो कार्टिलेज है, स्टाक बोन है और ये स्केलेटन से अटैच होता है। अब जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होती है सॉलिटरी और स्पोरेडिक होती है मोस्टली, लेकिन जो बाकी होते हैं वो मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस सिंड्रोम के साथ होती है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मल्टीपल का मतलब बहुत सारी होगी। जो सोलिटरी होते हैं उनको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, और ये लेट एडोलिसेंस में होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल है वो बच्चों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। कहते हैं मेल्स में ज़्यादा होते हैं, उसको छोड़ दो। ये उन बोन्स को इन्वॉल्व करती है जो कि एनकॉन्ड्रल ओरिजिन से निकलती है, यानी कार्टिलेज वगैरह से बनती है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होगा, वही वाली मेटाफिजियल रीजन ऑफ लॉन्ग बोन, जिसमें आपके नी ज्वाइंट वाला एरिया आ जाएगा। नी ज्वाइंट के अंदर डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबिया को आप रट्टा मार लेना। बाकी कुछ
पेल्विस, स्कैपुला, रिब्स वगैरह को भी इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे आपको शॉर्ट स्टॉक देखने को मिलती है। अब जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, बिनाइन ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग मैस होगा, पेनफुल हो सकता है या फ्रैक्चर वगैरह कर सकता है, ठीक हो गया। लेकिन जो मल्टीपल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल के अंदर आपकी जो अंडरलाइंग बोन है उसकी बॉबिंग हो सकती है, शॉर्टनिंग हो सकती है, यानी एपिफिजियल ग्रोथ खराब हो गई है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर EXT जीन में म्यूटेशन आ जाती है, खासतौर पर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसके अलावा एक और अलील भी आएगा जो कि कॉन्ट्रोसाइट के अंदर होता है। अच्छा, EXT और EX2 म्यूटेशन कहते हैं स्पोरेडिक के अंदर, जर्म लाइन के अंदर, दोनों के अंदर होती है। अब ये जीन्स ऐसे एंजाइम को इनकोड करते हैं जो कि हेपेरिन सल्फेट ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकान बनाते हैं। अब गैस अगर क्या होगा, अगर गैस कम होगी यानी कि एबनॉर्मेलिटी है, इसकी वजह से जो इंडियन हैज हो गए, कहते हैं इसकी डिफ्यूजन नहीं हो पाती। अब जो इंडियन हैग हो गए या हैज हो गए, ये कार्टिलेज की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन जब इंडियन हैज होगी खुद सिग्नलिंग खराब हो जाएगी तो कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन कुछ ज़्यादा होने लग जाएगी। जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या होते हैं, सिसाइल हो सकती है, पेडुंकुलेटेड। सिसाइल का मतलब है कि स्टॉक नहीं होगा, पेडुंकुलेटेड का मतलब स्टॉक वगैरह होगा। अब इसके अंदर जो कैप होती है वो बिनाइन हाइलैंड कार्टिलेज से होगा, और कार्टिलेज की आउटर कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। बाकी कार्टिलेज की वो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होती है जो कि ग्रोथ प्लेट में देखने को मिलती है, और इसमें एनकॉन्ट्रियल ओसिफिकेशन हो सकती है। जबकि जो न्यूली फॉर्म बोन है वो क्या बनाती है, हेड और स्टॉक का इंटरनल पोर्शन बनाती है। जो कॉर्टेक्स है स्टॉक का, वो होस्ट की बोन के कॉर्टेक्स के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें कि जब जैसे ही ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाती है, यानी जो मेटाफेजियल प्लेट क्लोज हो जाती है, तब ये भी ग्रो करना छोड़ देते हैं। तो आप सिंपल एक्ससीएन से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है, ओके, कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी वो मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस सिंड्रोम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोमा। कॉन्ट्रोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, और ये भी उन बोन्स के अंदर होता है जो कि एंडोकॉन्ड्रियल ओरिजिन से निकलती है, यानी पहले कार्टिलेज का फ्रेमवर्क होता है फिर वहाँ से निकलती होती है। कॉन्ट्रोमा स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड और फीट को इन्वॉल्व करता है। और जो ट्यूमर्स होते हैं जो मेडुलरी कैविटी के अंदर निकले तो उसको बोलते हैं एनकॉन्ट्रोमा, और अगर बोन की सर्फेस से निकले तो उसको बोलते हैं जक्स्टा कॉर्टिकल कॉन्ट्रोमा, यानी कॉर्टेक्स वाली साइड से निकले। लेकिन एनकॉन्ट्रोमा रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू जक्स्टा कॉर्टिकल कॉन्ट्रोमा। तो जो एनकॉन्ट्रोमा होते हैं ज़्यादा कॉमन होती है, ओके, सॉलिटरी नोड्यूल्स होती है। अगर हम रेडियोग्राफी करें, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, तो यहाँ पे आपको सर्कमस्क्राइब लुसेंसी देखने को मिल सकती है। ओके, रेडियो लुसेंट का मतलब है कि वहाँ पर आपको कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई हार्ट टिश्यू पड़ा हुआ है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो जो यहाँ पे क्या होगा, लुसेंसी होगा जिसका सेंट्रल इरेगुलर कैल्सिफिकेशन है, सेक्लोरिटिक रिम है, ओके, और इंटैक्ट कॉर्टेक्स है। लाइक अगर आप डायग्राम 26.27 में आ जाओ तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, रेडियोलुसेंट नोड्यूल नजर आ रहा है। नोड्यूल किसका, कार्टिलेज का, रेडियोलुसेंट नोड्यूल ऑफ कार्टिलेज है। इसके अलावा सेंटर में आपको कैल्सिफिकेशन नजर आ रही होगी, ओके। इसके अलावा और सेक्लोरिटिक रिम होगा, रिम फाइब्रोटिक होगा, और कॉर्टेक्स इसका इंटैक्ट होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नॉन हेरिडिटरी डिजीज जिसके अंदर मल्टीपल एनकॉन्ट्रोमा होता है उसका नाम है ओलिया डिजीज और मैफोसिस डिजीज या मैफोसिस सिंड्रोम। ओलिया डिजीज और मैफोसिस सिंड्रोम के अंदर आपको मल्टीपल एनकॉन्ट्रोमा देखने को मिलती है, ओके। अब मैफोसिस सिंड्रोम के अंदर आपको स्पेंडल सेल हेमेंजियोमा वगैरह और दूसरे ट्यूमर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये कहती है कि वही पेनफुल हो सकती है या फिर ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर करवा सकती है, या अगर बहुत सारे हो एनकॉन्ट्रोमेटोसिस हो तो ये डिफॉर्मिटीज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो जीन है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। रट्टा मार लेना जीन्स को कि बहुत सारे जो जीन्स थे वो ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर थे। रेटिनोब्लास्टोमा P53, CDKN2 है जिसके इन 4 बनता है MDM2 और CDK4। लेकिन EXT ऑस्टियोकॉन्ट्रोमा के अंदर था। अब कॉन्ट्रोमा के अंदर क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक हो गया। बड़ा इजी सिंपल सा जीन है जो आपने CNS के अंदर भी पढ़ने हैं, CNS के ट्यूमर के अंदर पढ़ने हैं, खासतौर पर एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर पढ़ने हैं, ओके। तो IDH1 और IDH2 की म्यूटेशन वगैरह होती है, ओके। अब जो IDH की जो म्यूटेशन होती है कहते हैं कि इसकी सिंड्रोमिक या स्पोरेडिक इनके अंदर हो सकती है। अब IDH की वजह से क्या होता है, जब IDH में म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स बनानी होती है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये ऐसा एंजाइमिक एक्टिविटी होती है जो कि, यानी जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है वो कुछ और बनाना शुरू कर देगा, लाइक 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट। अब ये ऑनको मेटाबोलाइट है जो कि DNA की मिथाइलेशन को खराब करना शुरू कर देगा, यानी जो 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस म्यूटेटेड सेल से, तो वो नेबरिंग सेल में चला जाएगा और उनके एपिजेनेटिक चेंजेस करवा के इनके जीन्स को खराब कर देगा, यानी नॉर्मल सेल्स की जीन को भी खराब कर देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन बाय एसोसिएशन।
अब इसकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो ये बिनाइन ट्यूमर है तो वेल सर्कमस्क्राइब नोड्यूल होता है, लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो हाइलैंड कार्टिलेज होगा जिसमें आपको बिनाइन कॉन्ट्रोसाइट देखने को मिल सकती है, पेरिफेरल एंड कॉन्ड्रियल कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन जो एनकॉन्ट्रोमा होती है ओलियर डिजीज में, मैफोसिस में, इनमें ज़्यादा सेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू स्पोरेटिक। ओके, ठीक हो गया। जो ओलियर डिजीज और मैफोसी है ये नॉन हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है। तो स्पोरेटिक एनकॉन्ट्रोमा से अगर कंपेयर करें तो ओलियर और मैफोसी के अंदर सेल्स रिलेटिवली ज़्यादा होती है और इनमें सेलुलर एटीपिया होता है जिससे आप कॉन्ट्रोसार्कोमा उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो उसको भी पेन वगैरह, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन करो या क्यूरेटिच कर लो। जो सॉलिटरी होती है या अकेले होती है, ओके, तो उसमें आप सार्कोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, ओके। लेकिन बहुत सारे हैं, सॉरी, जो सॉलिटरी होते हैं कहते हैं बहुत कम सार्कोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सार्कोमा में कन्वर्ट हो जाती है मैलिग्नेंट में, लेकिन जो बहुत सारे होते हैं वो कर जाते हैं। मैफोसिस सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे एनकॉन्ट्रोमा होती है, इसके अलावा स्पिंडल सेल हेमेंजियोमा वगैरह भी होती है। तो उनके अंदर दूसरी मैलिग्नेंसी भी होती है, फॉर एग्जांपल ब्रेन ग्लायोमा, इसको मैफोसिस सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रोसार्कोमा, ओके। तो जो कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर है। अब इनकी मजीद सब क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोलॉजी के। कन्वेंशनल, क्लियर सेल, डी डिफरेंशिएटेड और मीजनकाइमल वेरिएंट है। CCDM से रट्टा मार सकते हो आप, CCDM, ओके। तो जो ऑस्टियोसार्कोमा के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ओके, मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, तो वो यही कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है, ओके। तो कॉन्ट्रोसार्कोमा को मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल, क्लियर सेल, डी डिफरेंशिएटेड और मीजनकाइमल वेरिएंट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो कन्वेंशनल हिस्टोलॉजिकल टाइप वाला होता है। कहती है कि जो ये वाला होता है ये ओल्डर इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और मैंने ये कहा था कि जो कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है ये पेल्विक और पेक्टोरल गिल्डल को इन्वॉल्व करता है, इसके अलावा रिब्स को भी इन्वॉल्व करता है। लेकिन जो हमारा क्लियर सेल वेरिएंट है ये एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन से निकलता होता है। रट्टा मार लेना कि एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन है तो इसमें दो आ जाते हैं ट्यूमर्स, एक होता है आपका जाइंट सेल ट्यूमर और दूसरा आपने क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रोब्लास्टोमा। दूसरा ऑस्टियोब्लास्टोमा था ना, कॉन्ट्रोब्लास्टोमा भी होता है। अच्छा, जो कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है ये कहाँ से निकलते हैं? कहते हैं जो कन्वेंशनल कॉन्ट्रोसार्कोमा होते हैं, कहते हैं मेनली ये सेकेंडरी होते हैं और ये एनकॉन्ट्रोमा और ओस्टियोकॉन्ट्रोमा से निकलते हैं। अब एनकॉन्ट्रोमा के अंदर जो जीन म्यूटेशन थी वो आइसोसिट्रेट डी हाइड्रोजिनेस टाइप 1 और टाइप 2, बहुत ईजी है, AEIO को रट्टा मार लो, ओको, ओके। ई के बाद आता है आई, तो आइसोसिट्रेट डी हाइड्रोजिनेस है, और EXT है, ओके, तो वो ओस्टियोकॉन्ट्रोमा है, ठीक है। तो दोनों का आ सकता है। इसके अलावा CDKN2 है, रट्टा मार लेना कि ये ओस्टियोसार्कोमा के अंदर था। अब इस ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर हम इसको 4 में डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल, डी डिफरेंशिएटेड, क्लियर सेल और मेसेनकाइमल। मतलब कन्वेंशनल होती है बल्कि ट्यूमर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स होती है। नोड्यूल्स के अंदर क्या चीज़ें होगी, वो कार्टिलेज होगा, लेकिन जो उसका मैट्रिक्स होता है वो जिलेटिनस या मिक्सोइड होता है। स्पॉटिक कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है, और जो नेक्रोसिस होती है वो सिस्टिक स्पेसिस क्रिएट कर देती है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए कि जो ट्यूमर होता है वो नैरो स्पेसिस को क्लूड कर देगा और बोनी ट्रेबिकुले को सराउंड कर रहा होता है। अब 3 चीज़ों की बेस पर हम इसके 3 ग्रेड बनाते हैं कॉन्ट्रोसार्कोमा के, कि सेलुलैरिटी क्या है, एटीपिया क्या है और माइटोटिक एक्टिविटी क्या है। तो उससे आप रट्टा मार सकते हो कैम से, ओके। जो डी डिफरेंशिएटेड है, लो ग्रेड कॉन्ट्रोसार्कोमा होता है, लेकिन इसके साथ का हाई ग्रेड कंपोनेंट होता है जो कि कार्टिलेज को प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर सेल के अंदर शीट्स होती है मैलिग्नेंट सेल के, जिनमें साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जाइंट सेल होती है। मेसेनकाइमल के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड आइस लाइंड होती है, किसके, हाइलैंड कार्टिलेज की, ठीक हो गया। बाकी जो कॉन्ट्रोसार्कोमा का जो ट्रीटमेंट है, लाइक जो कन्वेंशनल है उसको सर्जरी से, बाकी को आप कीमोथेरेपी वगैरह भी करोगे साथ में। अब आते हैं ट्यूमर्स ऑफ अननोन ऑरिजिन। तो इसमें एविंग सार्कोमा, जायंट सेल ट्यूमर और एनेरिज्मल बोन सिस्ट आ जाती है। तो जो एविंग सार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसके अंदर आपको प्रिमिटिव राउंड सेल देखने को मिलते हैं, रट्टा मार लेना कि इसमें प्रिमिटिव राउंड सेल होगा और होमर राइट रोलेट्स होगा। लेकिन जो जायंट सेल ट्यूमर है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे ऑस्टियोक्लास्ट देखने को मिलते हैं और ABC के अंदर आपको ब्लू बोन देखने को मिलती है। तो तीनों का डिफरेंशिएट कर लेना, ओके। तो जो एविंग सार्कोमा होता है कहती है कि ऑस्टियोसार्कोमा को फॉलो करता होता है, यानी ऑस्टियोसार्कोमा के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन ग्रुप है सार्कोमा का, बच्चों के अंदर खासतौर पर, ठीक हो गया। जो हमारा कॉन्ट्रोसार्कोमा था बूढ़े लोगों में, अडल्ट में रिलेटिवली ज़्यादा होता है। अब जो एविंग सार्कोमा था मैंने बताया था कि डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है, लेकिन एपिफिसिस को इन्वॉल्व करने वाला जाइंट सेल ट्यूमर, और इसके अलावा आपका कौन सा हो सकता है, फाइब्रो कॉन्ट्रोब्लास्टोमा, आपको मैंने बताया था, खासतौर पर फीमर को, फ्लैट बोन्स को इन्वॉल्व करता होता है।
जो अफेक्टेड साइड होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओके, रेडियोग्राफी करो तो आपको क्या नज़र आएगा, बोन की लिटिक ट्यूमर देखने को मिलेगा। माउथ ईटिंग मार्जिन होते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू में एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और जो पेरियोस्टियल रिएक्शन है उसकी वजह से ओनियन स्किन क्रिएट हो जाती है। अब रट्टा मार लेना कि ओनियन स्किन हाइपरप्लास्टिक आर्टियोस्क्लेरोसिस और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो जीन है वहाँ पे यहाँ पे असल में क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। एविंग सार्कोमा वाला जो जीन होता है 22 पे पड़ा हुआ होता है, तो ये 11 पे चला जाएगा फिली वाले से, और जीन मिल जाएगा तो एक नई प्रोटीन बनती है जो कि क्रोमाटिन पे जाके बाइंड करती है, सेल की ग्रोथ को खराब कर देती है। ओके, और जो सेल्स होते हैं वो मेसेनकाइमल और कुछ न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से आपको होमर राइट रोजेट्स देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूरो एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन होती है। अब जो होमर राइट रोजेट्स होते हैं सेल का क्लस्टर होता है जिनके सेंटर में फिब्रिल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड होमर राइट रोजेट्स, और ये मेडुलोब्लास्टोमा में भी देखने को मिलती है। ओके, क्योंकि वो भी न्यूरो एक्टोडर्म से निकलता होता है। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। क्लिनिकल फीचर को भी छोड़ दो। जाइंट सेल ट्यूमर, तो जाइंट सेल ट्यूमर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट टाइप जाइंट सेल देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूमर ओस्टियोक्लास्ट का है, बल्कि ट्यूमर ओस्टियोब्लास्ट का है जिनमें रैंकल रिसेप्टर एक्सप्रेस होना शुरू हो गया है। इसको ओस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं। मसला ये है कि जो न्यूप्लास्टिक सेल है वो हमारे ओस्टियोब्लास्ट के प्रीकर्सर है, जिनके ऊपर रैंकल बहुत सारा है, जिसकी वजह से वो ओस्टियोक्लास्ट की प्रोलिफरेशन करवा देती है, उनकी डिफ्रेंसिएशन करवा देती है। ओके, क्योंकि फीडबैक वगैरह खराब हो गया है। जो न्यूप्लास्टिक सेल होते हैं उनके अंदर जीन इनकोडिंग हिस्टोन का जो 3.3 वाला जीन है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह बढ़ जाती है। जॉइंट सेल एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करते होते हैं, खासतौर पर नी जॉइंट वाले एरिया को इन्वॉल्व करते होते हैं, और आर्थराइटिस वाले फीचर्स करवाते हैं। जॉइंट सेल ट्यूमर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव लीजन करवा देते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू की बल्जिंग होती है, और इनके दरमियान क्या होता है, डिलीनिएशन होती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में डिलीनिएशन होती है, लाइक रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन हो जाती है। ग्रोथली देखा जाए तो रेड ब्राउन मैसेज होती है। हिस्टोलॉजिकली तो आपको मोनोन्यूक्लियर सेल जो कि ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, और बहुत सारे ऑस्टियोक्लास्ट जिसमें 100 से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। बाकी नेक्रोसिस हेमरेज वगैरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्यूमर इसमें कोई बोन या कार्टिलेज को सिंथेसाइज नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट इसका क्यूरेटिव है। इसके बाद एनोरिज्मल बोन सिस्ट है, इसमें मल्टी लोकुलेटेड ओके ब्लड फिल्ड स्पेसेस होती है, सिस्ट लाइक स्पेसेस होती है। तमाम को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन एडोलेसेंस में काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो ABC होता है, रट्टा मार लो ABC किस जगह को इन्वॉल्व करता है। ABC मैंने आपको बताया था कि ABC होता है प्रॉक्सिमल टिबिया डिस्टल फीमर, यानी ये भी इन शॉर्ट नी जॉइंट वाले एरिया को, उसके अलावा वर्टिब्रे को भी इन्वॉल्व करता है, खासतौर पर पोस्टीरियर लैमिना को इन्वॉल्व करता होता है, एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड लिटिक लीजन होती है, वेल डिफाइंड मार्जिन्स होती है। ओके, सेंटर में लाइसिस होगा, और इसकी जो थिन स्क्लेरोटिक एक्शल रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे आपने पढ़ना है ब्लू बोन पढ़ना है। ओके, और जो ट्रेबिकुले होते हैं वो सो बबल अपीयरेंस क्रिएट कर देंगे, यानी जो सेंट्रल लाइसिस की वजह से स्क्लेरोटिक रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन है जिसको एक्शल बोलते हैं, जबकि सो बबल अपीयरेंस होती है ट्रेबिकुले की। ओके, लेकिन ये फाइंडिंग स्पेसिफिक नहीं होती है, ट्रॉमा की वजह से या बोन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। बाकी इसके अंदर जो जीन है वो USP6 और CDH1 इनका है। ओके, ठीक हो गया, तो इनको देख लेना आप। मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्ड सिस्टिक स्पेसिस है जिनको सराउंड करने वाले सेप्टा होते हैं। सेप्टा क्या बनाते हैं, ट्रेबिकुलस सो बबल अपीयरेंस क्रिएट कर देते हैं। अब जो सेप्टा है, सेप्टा के अंदर स्पिंडल सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल होती है, रिएक्टिव वोवन फॉर्मेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा 1/3 केसेस के अंदर आपको डेंसली कैल्सिफाइड बेजोफिलिक मेटाप्लास्टिक मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो मेटाप्लास्टिक रिएक्शन की वजह से बना है, जो बेजोफिलिक है और वह कैल्सिफाइड है, दिस इज कॉल्ड ब्लू बोन। लाइक अगर आप देखो काफ़ी नीला पड़ गई है हड्डी। इसके बाद हमारा फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट और नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा फाइब्रस डिस्प्लेजिया, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी प्रीकर्सर लीजेंस होती है। इसके बाद मेटास्टैटिक ट्यूमर है जो कि 3 रास्ते से आती है, डायरेक्ट एक्सटेंशन लिम्फेटिक हिमेटोजिनस, और इसके अलावा इंट्रास्पाइनल सीडिंग बैट्सोन प्लेक्सिस से। ठीक हो गया, यहाँ से आ जाते हैं। लेट्स रिवाइज द समरी। तो द समरी क्या होती है, जो बोन की ट्यूमर्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉर्मल सेल जिसको रिजेंबल कर रहे हैं या क्या मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी को आप क्लिनिको पैथोलॉजिकल फीचर से क्लासीफाई करती है। मोस्टली बिनाइन होती है, लेकिन जो मेटास्टेसिस है लाइक एडिनोकार्सिनोमा का वो ज़्यादा कॉमन होता है, मेटास्टेटिक ट्यूमर ज़्यादा कॉमन होती है। जो मेजर कैटेगरी है प्राइमरी बोन ट्यूमर की, तो वो बोन फॉर्मिंग कार्टिलेज फॉर्मिंग को कुछ मिसलिनियस है। बोन फॉर्मिंग के अंदर ऑस्टियोब्लास्टोमा ऑस्टियाड ओस्टियोमा बिनाइन होते हैं जो कि ऑस्टियाड सिंथेसाइज करते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा मैलिग्नेंट है, एग्रेसिव क्लिनिकल कोर्स होता है, एडोलेसेंस को इन्वॉल्व करता है। कार्टिलेज फॉर्मिंग के अंदर ऑस्टियोकॉन्ट्रोमा है जिसमें पोलिपोइड एक्सोस्टोसिस होती है, कार्टिलेज का कैप होता है, EXT जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। कोल्ड्रोमा क्या होता है, सॉरी कॉन्ट्रोमा क्या होती है, बिनाइन इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स होते हैं जो कि हाइलैंड कार्टिलेज को प्रोड्यूस करते हैं, सॉफ्ट बोन ऑफ डिजिट्स को इन्वॉल्व करते हैं। कॉन्ड्रोसार्कोमा मैलिग्नेंट है, एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करते हैं। जो एविंग सार्कोमा 11/22 की वजह से ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है, ये क्या होता है, मैलिग्नेंट स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन की वजह से होता है। जबकि फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट फाइब्रस डिस्प्लेजिया, ये इसकी प्रीकर्सर्स या प्राइमरी लीजन्स होती है जो कि सिमुलेट कर रही होती है, रिजेंबल कर रही होती है। ये GNAS म्यूटेशन की वजह से होती है। ओके,
तो यहाँ पे आके हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकती हो कि मुझे किस कैंसर पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए।